अब यहाँ पर हम देखेंगे पुदुचेरी इलेक्शन कंट्रोवर्सी के बारे में। देखिए पुदुचेरी जो है उसमें इलेक्शन कंट्रोवर्सी चल रही है। इससे पहले जो हमने देखा था कि किरण बेदी जो है उनको एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर हटा दिया गया था, और वहाँ पर जो अभी इलेक्शन है उसकी भी कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि वहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी देखने को मिलती है। तो ये पूरा मसला क्या है, इसको आज हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं पुदुचेरी, तो पुदुचेरी क्या एक पर्टिकुलर एक कोई जगह है। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हमारे यहाँ पर टोटल अगर हम देखते हैं 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं पुदुचेरी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह है पौंडीचेरी। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको यनम जो है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो ये कराईकल आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको माहे जो है ये देखने को मिलता है। और ये चारों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है पौंडीचेरी, पुदुचेरी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि बेसिकली इसका लोकेशन जो है वो है कहाँ पर। तो यहाँ पर पौंडीचेरी प्लस यमन प्लस कराईकाल प्लस माहे इस पुदुचेरी। अब ये जो पुदुचेरी है यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट जो है, वहीं पर कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिल रही है। अब टेरिटरी अगर हम देखते हैं पुदुचेरी की, तो इसमें हमें फॉर्मर फ्रेंच स्टैब्लिशमेंट पुदुचेरी जो है उसमें कराईकाल, माहे, यनम ये सब देखने को मिलते हैं, जो स्कैटर्ड तौर पर देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया में, है ना। स्कैटर्ड तौर पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब अलग अलग राज्यों में भी है। एक अगर हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में है, दो अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु में है, एक अगर हम देखते हैं तो केरला में है। तो ऐसा भी सवाल आपको आ सकता है कि पुदुचेरी जो है वो कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं अंडर द फ्रेंच रूल फॉर 138 ईयर्स, ये 138 ईयर्स के लिए जो पुदुचेरी है ये फ्रेंच रूल के अंडर में था। फिर उसके बाद इंडियन यूनियन को ज्वाइन होता है 1 नवंबर 1954। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल जो हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और उसी के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। अब देखिए कई बार आपको ऐसा आ सकता है कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, कौन कौन से इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये कहा जाता है। तो ऐसे सवाल आपको अक्सर पूछे जा सकते हैं, और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है ये भी पूछी जा सकती है। पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 7 थी, लेकिन फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है ये सेपरेट हो गए और यूनियन टेरिटरीज बन गए, इसीलिए हमारे यहाँ पर 9 हो गए। फिर उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है ये यहाँ पर कंबाइंड हो गए। इसी के साथ हमारे यहाँ पर अब 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसमें एडमिरल जोशी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। देन चंडीगढ़ है, ठीक है, इसमें बोडनोरे है, बडनोरे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। देन दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इसमें प्रफुल्ल पटेल है, एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। दिल्ली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बैजल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। देन जम्मू एंड कश्मीर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लक्षद्वीप अगर हम देखते हैं तो प्रफुल्ल पटेल, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं पुदुचेरी, तो यहाँ पर हमें एक एडिशनल चार्ज जो है वो यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि अगर हम पहले देखते हैं तो किरण बेदी जो है वो थी, लेकिन अब यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया है। देन लद्दाख अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर राधा कृष्ण माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कहा जाता है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं इंडियन स्टेट्स की, तो जैसा मैंने आपको कहा हमारे यहाँ पर टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती है। अब देखिए 28 स्टेट्स अगर हम देखते हैं तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी राज्यों में है ना। कहीं कहीं पर हमें बायकैमरलिज्म जो है वो भी देखने को मिलता है, मतलब कि कहीं कहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हमें देखने को मिलते हैं, है ना। अब केंद्र शासित प्रदेश अगर हम देखें तो वो पूरा का पूरा सेंटर के कंट्रोल में आता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है ना केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र जिस पर शासन कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी देखने को मिलती है, जहां पर हमें इलेक्शंस होते हुए भी देखने को मिलते हैं, मतलब इन शॉर्ट जहां पर हमें चीफ मिनिस्टर जो है वो भी देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे अगर हम देखते हैं तो हमें 3 देखने को मिलते हैं। पहले पहले 2 ही थे, अब यहाँ पर हमें 3 जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है ना, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लाई गई है, काउंसिल नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दिल्ली हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद जो पुदुचेरी है ये हमें देखने को मिलता है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये देखने को मिलती है। अब पुदुचेरी की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा हिस्ट्री हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम देखते हैं तो एक कंट्रोवर्सी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पॉलिटी में बन सकते हैं। मतलब अगर हम जीएस पेपर 2 देखते हैं तो मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं।
अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं पुदुचेरी की, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब हमारा बना, तो स्टेट जो उनको कैरेक्टराइज किया गया एज पार्ट ए, बी, सी एंड डी, इस तरीके से कैरेक्टराइज किया गया। पार्ट सी और डी अगर हम देखते हैं तो उनको मर्ज किया गया इनटू यूनियन टेरिटरीज विथ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956, है ना, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो सी एंड डी को यूनियन टेरिटरीज जो उसमें मर्ज किया गया। अब 1962 में क्या होता है, एक ट्रीटी जो है फ्रांस के साथ वो साइन की जाती है, और इसके तहत जो टेरिटरी है पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे, यनम, ये इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि काफी लेट गए थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेम ईयर होम मिनिस्टर जो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में वो इंट्रोड्यूस किया, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो टेरिटरीज है यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, वो यहाँ पर ग्रुप किए गए, और एक आर्टिकल जो आर्टिकल 239A ये यहाँ पर संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर आर्टिकल 239A जो है ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 239A जो है ये प्रोवाइड करता है लेजिस्लेचर को कि वो यूनियन टेरिटरी जो है आइदर फुल्ली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड या पार्टली इलेक्टेड यहाँ पर बना सकती है, मतलब जो लेजिस्लेचर है। ठीक है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो यहाँ पर बनाई जा सकती है, और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी ये आइदर फुल्ली इलेक्टेड रह सकती है, पार्शियली इलेक्टेड रह सकती है, पार्शियली नॉमिनेटेड रह सकती है। ठीक है, इसी के तहत हमें यहाँ पर एक चीज जो है वो देखने को मिलती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 निकाला, और ये लॉ स्पेसिफाई करता है पुदुचेरी के लेजिस्लेचर को विथ 30 इलेक्टेड एमएलएस। मतलब यहाँ पर ये जो एक्ट निकाला गया, इसके तहत यहाँ पर क्या किया गया कि पुदुचेरी जो है इसके लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग कितने रहेंगे, इसके लेजिस्लेटिव असेंबली में 30 लोग जो है वो रहेंगे, और 30 लोग यहाँ पर कंप्लीटली इलेक्टेड रहने वाले हैं। मतलब क्या पूरी की पूरी जो असेंबली है, पूरी की पूरी जो असेंबली है पुदुचेरी की, कंप्लीटली इलेक्टेड है? जी नहीं, इसमें अगर आप देखोगे तो 30 लोग जो है ये इलेक्टेड रहेंगे, एंड मैक्सिमम 3 एमएलए जो है नॉमिनेटेड रहेंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हो आप, मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली 30 लोग जो है वो इलेक्टेड रहेंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड 3 लोग जो है यहाँ पर नॉमिनेटेड रहेंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर हम लेजिस्लेचर देखते हैं पुदुचेरी की तो वो पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर लॉ जो है स्पेसिफाई करता है कि नॉमिनेटेड लोग जो रहेंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं रहने चाहिए। प्लस यहाँ पर जो पुदुचेरी गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पर जो असेंबली रहेगी, ठीक है, असेंबली रहेगी, इसमें जो गवर्नमेंट बनाएगा मतलब क्या है कि यहाँ पर उनकी असेंबली में मेजोरिटी रहेगी, है ना, मेजोरिटी रहेगी। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर कांग्रेस जो उसकी मेजोरिटी रहती है। अब कांग्रेस की मेजोरिटी अगर है पुदुचेरी में, ध्यान से सुनिए, कांग्रेस की मेजोरिटी है पुदुचेरी में, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट है पुदुचेरी में, लेकिन सेंटर में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 3 लोगों को नॉमिनेट करती है। करेक्ट है, 3 लोगों को नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो बीजेपी है, क्या उनको 3 लोगों को नॉमिनेट करने के लिए जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनसे वार्तालाप करना पड़ेगा, उनसे कंसल्टेशन लेना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जो पुदुचेरी गवर्नमेंट है उनसे नॉमिनेशन करने के लिए कंसल्टेशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बीजेपी जिनको भी बोले सीधा वो नॉमिनेट जो है वो कर सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जब हम पुदुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 30 इलेक्टेड जो डायरेक्टली होते हैं लोगों के द्वारा ये देखने को मिलते हैं, प्लस 3 नॉमिनेटेड मेंबर जो है ये देखने को मिलते हैं, और इसके साथ टोटल 33 जो मेंबर्स है ये देखने को मिलते हैं। और ये 3 मेंबर यहाँ पर नॉमिनेट किए गए हैं किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें इनके साथ कंसल्टेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और ये जो 3 मेंबर रहते हैं इनको कंप्लीट राइट रहते हैं, पूरे अधिकार रहते हैं, इंक्लूडिंग वोटिंग इन दी नो कॉन्फिडेंस। यहीं से कंट्रोवर्सी जो निकल कर आ रही है, इनके पास नो कॉन्फिडेंस में वोट करने का भी अधिकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये 30 लोग जो है, 30 एमएलए जो है ये यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए। ये जो 3 है ये नॉमिनेट होकर आए हैं, लेकिन इनको बोला तो एमएलए ही जा रहा है, ये है तो एमएलए ही, और इसीलिए ये एमएलए ही है, इसीलिए यहाँ पर इनको पूरी पावर होती है जो इनको है। मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हो रहा है तो उसमें भी वोट कर सकते हैं, इवन बजट की इसमें भी वोट कर सकते हैं, सभी इसमें नॉर्मल एक एमएलए की तरह ही वो काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम करंट सिनारियो देखते हैं, पुदुचेरी में जो करंट सिनारियो चल रहा है, सरकार बनाने के लिए
यहाँ पर जो टोटल लोग जो चाहिए उसमें से देखिए स्टार्टिंग से लेकर अब तक बहुत सारे लोग जो है उनको डिफेमेशन में निकाला गया है। डिफेमेशन जो अपना 10 शेड्यूल है उसके तहत उनको निकाल दिया गया है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग जो उन्होंने रेसिग्नेशन दिया है। तो ऐसे कर करके पूरा हमें मतलब एक एक करके क्या क्या हुआ है वो समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट देखते हैं तो अभी हाउस में 26 करंटली लोग जो है एमएलए जो है ये देखने को मिल रहे हैं। कितने देखने को मिल रहे हैं? 26 एमएलए जो है ये देखने को मिल रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट जो है 12 एमएलए उनके हमें देखने को मिल रहे हैं, वन शॉर्ट ऑफ हाफ वे मार्क, मतलब आधा जो हाफ है उससे एक शॉर्ट यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनका देखने को मिल रहा है। इसमें स्पीकर जो है वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन स्पीकर जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो जब टाई होता है तभी कर सकते हैं, है ना। आपको पता है ना कि स्पीकर जो है वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते हैं। अगर इनकेस टाई होता है तो उसी केस में स्पीकर जो है वो अपना वीटो पावर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपोजिशन के पास अगर हम देखते हैं तो 14 एमएलए है, 7 जो है वो एनआर कांग्रेस, 4 जो है फ्रॉम AIADMK एंड 3 जो है नॉमिनेटेड एमएलए है। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि 14 में से अगर हम 3 को निकाल देते हैं, ठीक है, 14 में से 3 को निकाल देते हैं तो इनके पास अपोजिशन के पास जो है वो 11 ही बचते हैं, बराबर है। तो अगर यहाँ पर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करना हो तो इनके पास टोटल कितने हैं? 14 है। इनके पास टोटल कितने हैं? 12 है। तो मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आराम से इनके अगेंस्ट में चला जाएगा क्योंकि मेजोरिटी उनके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है उनकी तरफ से बोला जा रहा है कि ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं ये यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस में वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा बताया गया था कि इनके पास नॉर्मल जो एक्चुअल में पावर्स है, सारी पावर्स है एमएलए की, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें भी वोट कर सकते हैं। तो इसलिए अब पुदुचेरी जो है उसमें सरकार जो है वो गिर सकती है, ऐसा पूरा सिनारियो देखने को मिल रहा है। खैर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि पुदुचेरी जो है उसमें किस तरीके से कौन सा आर्टिकल जो है वो आया और उस आर्टिकल के तहत यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किस तरीके की है, पूरी तरीके से इलेक्टेड है, पार्शियल इलेक्टेड, पार्शियल नॉमिनेटेड है, क्या है, और जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इनके पास क्या क्या पावर्स होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा कंसल्टेशन जो है क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं लेना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अब मेंस में आए, प्रीलिम्स में आए, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहीं पर हमारा ये जो वीडियो है वो खत्म होता है। MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। जो कोर्सेस हैं उनको एंजॉय कीजिए, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइजेस में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।